गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक से विज्ञान के अध्यापक कक्षा 8। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे घर्षण। घर्षण के बारे में हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 12, पेज नंबर 146। आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को बंद करके देखा होगा। जब भी आवश्यकता होता है आप भी ब्रेक लगा करके अपनी साइकिल को बंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन बंद क्यों हो जाते हैं? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है उस स्थिति में बंद हो जाती है जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया हो। अनंतः वह रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? किसी चिकने तथा गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? क्रियाकलाप देखें। मेज पर रखी किसी वस्तु को धीरे से धकेलिए। आप ये देखेंगे कि कुछ दूरी पर चल करके वह रुक जाती है। इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगा करके दोहराया गया है। इस बार भी पुस्तक रुक जाती है। इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगाना चाहिए? इस बल को घर्षण बल कहते हैं। प्रश्न है आज का आपका, घर्षण बल किसे कहते हैं? आगे देखेंगे। यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाएंगे तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करेगा। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच का कार्य करता है। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या वह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है? क्रियाकलाप 2 देखेंगे अभी आपके सामने। किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए और ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचिए। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे ही ईंट गति करना प्रारंभ करती है, कमानीदार तुला का पाठ्यांक लीजिए। इसमें आपको उस घर्षण बल की माप पता होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है। अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं? इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेट करके इस क्रियाकलाप को दोहराया जा सकता है। ये देखेंगे बेटा, कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। उसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसे बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके आशंकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिणाम प्राप्त होता है। क्रियाकलाप 3। किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए। इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं। अनंत समतल में के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब कोई पेंसिल सेल इस बिंदु से नीचे लुढ़कने दीजिए। रुकने से मेज पर कितनी दूरी तय करती है, इस दूरी को नोट कीजिए। मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कपड़े के सिलवटें न हो।
मेज पर रेत की पतली व बिछा करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इसमें क्रियाकलाप किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है? सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरी भिन्न भिन्न क्यों जाती है? इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। आपने चर्चा करी क्या सेल द्वारा चली दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है? क्या पेंसिल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है? घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ को देखने में बहुत चिकने लगते हैं, उनमें से बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती है। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धस जाती है। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ की गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इसे अंतर्बंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरे रुक्ष पृष्ठों पर यह अनियमितताएं अधिक संख्या में होती है, अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होगा। हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतर्बंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींच कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा हो, तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। आपने अनुभव को याद कीजिए। जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था, यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो आप इस प्रकार का विराम अवस्था से कीजिए और बॉक्स को गतिशील कराना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थितिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सकें। अतः सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसलिए किसी बॉक्स की गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल है। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है। अब आपने कुछ अनुभव को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसी पकड़े हो रखना आसान है। मान लीजिए कि इस गिलास को बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी हुई है तो उसे हाथ में पकड़ना आसान होगा अथवा अधिक कठिन होगा। जरा सोचिए, यदि घर्षण न हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा? यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। जब आपने शिक्षक चाक से श्याम पट पर लिखते हैं तो श्याम पट का रुख पृष्ठ रगड़ द्वारा चाक के कुछ कारणों को उतार देता है। श्याम पट के चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्याम पट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहनों के टायरों के बीच घर्षण न होता तो उन वाहनों की न तो गति आरंभ की जा सकती थी और न ही उन्हें रोका जा सकता था, न ही दिशा परिवर्तित की जा सकती थी। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी। यदि यहाँ घर्षण न हो तो आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता है। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण
वस्तुएं घिस जाती है, चाहे वे पेच, बाल, बेरिंग अथवा जूतों के सोल ही क्यों न हो। आपने रेलवे स्टेशन पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पिटी सीढ़ियाँ देखी होगी। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो जाती है। कुछ मिनट तक अपने हथेलियों को तेजी से रगड़िए, आपका क्या अनुभव होता है। जब माचिस की तिल्ली को किसी रुक्ष पृष्ठ पर से रगड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेती है। आपने यह भी देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिन्हें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित अनुभव में हम घर्षण को कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक हमारा घर्षण बढ़ाना और घटाना। पिछले अनुभाग में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों से घर्षण वांछनीय होता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जूतों का तली खांचेदार क्यों है? खांचे जूतों की फर्श को से पकड़ बनाते हैं जिसके कारण आप चलते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती है। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों के ब्रेक पेड़ों का उपयोग करके हम जानबूझकर के घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं। पहिया गति करता बंद कर देता है। और आपने देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह पकड़ सकें। व्यायामी अपने हाथों में कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि की अच्छी पकड़ बना सके। यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, अतः हम उसे कम करना चाहेंगे। कैरम बोर्ड पर अपना महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? आपने यह नोट किया होगा कि जब हम दरवाजे के कब्जों चूल्हों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाज़ा सहज ही घूमने लगता है। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक मिस्त्री इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं तो वहाँ उनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन का अंतःपाशन काफ़ी सीमा तक दूर हो जाता है। गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, जहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गति का उपयोग किया जाता है। पहिए घर्षण कम करते हैं। आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोल चढ़े देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों? जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसी गति के प्रतिरोध को लोटेनिक घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यदि यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या अब आप ये समझ गए होंगे कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानता खोजों में क्यों गिना जाता है? क्योंकि लोटेनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है।
इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बाल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटेन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि हब के बीच बाल बेयरिंग का उपयोग करके सामान्य किया जाता है। सरल घर्षण, तरल घर्षण या आखिरी घर्षण हमारा, आप जानते हैं कि वायु उत्पन्न हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इसमें होकर के गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव में होकर के गति करते वाली वस्तुओं का घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों के एक ही नाम तरल दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि तरल इसमें होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। स्पष्ट है, जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती है तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियां दी जाती है। आपके विचार से वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहा से संकेत प्राप्त होते हैं। वास्तव में उन्हें ये संकेत प्रकृति से मिलते हैं। पक्षी तथा मछलियाँ तरल में गति करते हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने की उनकी ऊर्जा का श्रेय यथासंभव कम हो। आपने इन आकृतियों के बारे में कक्षा 6 में अध्ययन किया है। वायुयान की आकृति को सावधानीपूर्वक देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? वास्तव में सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। इस प्रकार बच्चों, ये हमारा घर्षण वाला चैप्टर नंबर 12 समाप्त हुआ है। घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दिए हुए पृष्ठों के युगल के लिए घर्षण इन पृष्ठों को चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। ये सारे पॉइंट है, आपको देखने हैं। स्नेक लगाकर घर्षण को कम किया जाता है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लोटेनिक घर्षण कार्य करना आरंभ कर देता है। लोटेनिक घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। कई मशीनों के में बाल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। तरल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जाता है। किसी सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कम होता है। घर्षण हमारे बहुत ही से क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण है। आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 10 तक के सभी प्रश्न आपको आपकी विज्ञान की अभ्यास पुस्तिका यानी कि रजिस्टर के अंदर आपको इनको व्यक्त करने हैं सबको। ठीक है भाई, आपको ध्यान देना है, होमवर्क करना अनिवार्य है। होमवर्क आपको आवश्यक रूप से करना है। कल हम फिर अगले चैप्टर के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों। थैंक यू बच्चों।